नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार बीपीएससी एडो के लिए जो एडुटेरिया की तरफ से 13 दिसंबर 2025 से फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हुआ है, उसका टेस्ट नंबर 1 इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग परचेज नहीं किए हैं ये टेस्ट, और या तो जो लोग बाहर हैं या पटना से, उन लोग के लिए सभी टेस्ट का हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए सभी टेस्ट का डिस्कशन और सभी प्रश्नों को आपको दिखा दें और सभी का आंसर आपको मालूम हो जाए, है ना, किस टाइप के प्रश्न है और अच्छे लेवल के प्रश्न है आप लोग को भी जानना चाहिए, है ना। इसलिए सभी टेस्ट का हम आपको कोशिश करेंगे आपको हम इस चैनल पर करवा दें। ठीक है, तो चलिए, जो 13 दिसंबर को हुआ था टेस्ट नंबर एडो फुल लेंथ टेस्ट 1, है ना, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि त्रिपुरा 3 तरफ है, त्रिपुरा नाम से याद रखना, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, 4 तरफ से नहीं, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से त्रिपुरा, है ना। तो ये वाला 4 तरफ लिखा है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या, भूटान एवं म्यांमार, भारत के 4-4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ये वाला सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट तो पहला वाला भी सही है। क्या है कि पहला वाला भी स्टेटमेंट सही है कि बांग्लादेश और चीन और पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। यानी कि यहाँ पर देखते हैं, अगर 1 और 3 सही है। अब ऑप्शन में देखिए कि 1 और 3 ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर लगाना क्या है ना। 1 और 3 एक साथ ऑप्शन में है नहीं, एक या तो यहाँ केवल 1 लिखा है, या केवल 2, या तो केवल 3, या तो उपयुक्त सभी। तो आंसर लगाएंगे क्या। देखिए, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए पहले आपको बताते बांग्लादेश, देखिए 5 राज्य से किससे किससे सीमा साझा करती है। देखिए, ये करती है मिजोरम से, है ना, और त्रिपुरा से, फिर असम से, और पश्चिम बंगाल से, और करता है मेघालय से। ठीक है, इसको आसानी से आपको याद भी रख लेना है कैसे। मित्र आप बांग्लादेश में है, बीच में क्या लिख देना है आपको, बांग्लादेश से। बांग्लादेश से क्या हो जाएगा, ये आपको बांग्लादेश से सीमा साझा करती है 5 राज्य। मित्र आप, मित्र से हो गया मिजोरम त्रिपुरा, आप से हो गया क्या, असम और पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश में से हो जाएगा मेघालय, है ना। ये 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा और आसानी से याद भी कर लीजिएगा। मित्र आप बांग्लादेश में है, यानी कि मित्र से हो जाएगा मिजोरम त्रिपुरा, आप से हो जाएगा असम पश्चिम बंगाल, और बांग्लादेश यानी बांग्लादेश से सीमा साझा करती है में से मेघालय। ठीक है, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। रही बात चीन की, तो चीन से भी 5 राज्य सीमा साझा करती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब यहीं पर क्या है कि थोड़ा समझना है। देखिए, लद्दाख और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब समझना है इसमें नहीं, समझना है पाकिस्तान वाले में। पाकिस्तान में ये समझना है कि देखिए, पाकिस्तान से जो 5 राज्य सीमा साझा करती है वो कौन सा है। पहले हम लोग याद करते थे क्या, ये आपको पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये 4 राज्य था पहले। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उस समय के हिसाब से ये क्वेश्चन ये वाला सही है। लेकिन अभी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो लद्दाख अगर जोड़ देंगे तो ये भी 5 हो गया, है ना। तो वर्तमान के हिसाब से ये वाला क्या है, कंडीशन ये सही है कि 5 राज्य से पाकिस्तान भी सीमा साझा करती है। लेकिन पहले क्या, ये सिर्फ 4 राज्य से, यानी कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में था, है ना। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। तो इस हिसाब से अभी वर्तमान के हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन अगर ऑप्शन के अब ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर अगर निकालना है तो ये वाला आंसर निकलेगा क्या, उस हिसाब से देखेंगे, है ना। तो आंसर केवल 3 निकलेगा, है ना, केवल 3 सही यहाँ पर। भूटान, म्यांमार और भारत के 4-4 राज्य अपनी सीमा साझा करती है ना। ये वाला पाकिस्तान क्या है, ये 4 राज्य ही सीमा साझा करती थी, जम्मू कश्मीर पूरा। ठीक है, इसको याद रखना कैसे, आसानी से। पंगु राज्य, है ना, पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करती है पंगु राज्य, यानी कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, है ना। पंगु राज्य, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन सा है, पंगु राज्य। पाकिस्तान, गुजरात, राज्य से हो जाएगा राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है, और लद्दाख भी आपको साथ में ले लेना, याद करना है। ठीक है, वर्तमान के अनुसार से। तो आंसर यहाँ पर क्या देखेंगे, आंसर अगर देखेंगे वर्तमान के हिसाब से तो क्वेश्चन में एरर है, और नहीं तो आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन 3, है ना, ऑप्शन सी लगाना है करेक्ट आंसर। केवल 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, और रही बात क्या, बाकी भूटान
और म्यांमार से कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करती है? 4 राज्य सीमा साझा करती है, ये वाला सही है। तो भूटान से 4 राज्य सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। म्यांमार से सीमा साझा करती है कौन कौन सा? तो म्यांमार से सीमा साझा करती है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो इसको याद रखना है, अरुणा मामी, अरुणा मामी, अरुणा से हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मामी से हो जाएगा मणिपुर और मिजोरम, है ना, अरुणा मामी, ऐसे याद रख लिएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। तो म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करती है 4 राज्य, उसको भी ट्रिक से याद रख लेना है। म्यांमार से अरुणा मामी, म्यांमार मामी, है ना, म्यांमार मामी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणा मामी, मामी से क्या हो गया? मणिपुर और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये 4 राज्य जो है म्यांमार से सीमा साझा करती है। तो सभी के बारे में बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हुआ था? केवल 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि फसल को कहा जाता है, तो उसे रोपण कृषि कहा जाता है ना। आंसर क्या लाइए? रोपण कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी से संबंध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मिट्टी में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी के संबंध में है? तो ये कौन सा होता है? चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? तो लेटराइट मिट्टी होता है। आंसर क्या हो गया? लेटराइट मिट्टी, है ना। मिट्टी से भी आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। ज्योग्राफी से जब भी प्रश्न आता है तो मिट्टी से आता है, ठीक है। तो मिट्टी के बारे में बात करेंगे। चाय और कॉफ़ी के लिए यहाँ से यहीं से आंसर निकल जाता है ना। चाय और कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटराइट मिट्टी है। यहीं पर पूछेगा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो वो है काली मिट्टी, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, या तो काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी पूछे तो क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी ही आंसर होता है, ठीक है। अगर यही पूछा जाता है क्या, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लाल लेटराइट मिट्टी, है ना, लाल लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। फिर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना है। सबसे देखिए क्षेत्रफल में ज़्यादा है जलोढ़ मिट्टी, और सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और ये 2 प्रकार के होता है। पूछा जाता है आपसे कि नई जलोढ़ मिट्टी किसे बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोला जाता है, ठीक है। आपको इसको आसानी से याद रखना है। खादर यानी जहाँ पानी हमेशा सालों भर आते रहता है, तो मिट्टी खोद के लिए चला जाता है, वो क्या कहलाया? खादर कहलाया। मिट्टी खोद के लिए चला गया, ये खादर कहलाया। अब मिट्टी खोद के लिए चला जाएगा, क्या होगा? हमेशा नया रहेगा, तो वो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। जहाँ पानी हमेशा कभी नहीं आता है, सालों भर नहीं आता है, तो क्या मिट्टी पुरानी हो जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर बोला जाता है, ध्यान रखना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन उपर्युक्त में से कौन सा है, ये आपको चयन करना है। सत्य कथन कौन सा है? देखिए पहला क्या, विशाखापत्तनम एक भू आबद्ध पतन है, तो ये वाला करेक्ट है। विशाखापत्तनम क्या, एक भू आबद्ध पतन है। और फिर आगे क्या, चेन्नई पतन जो प्राकृतिक पतन है, ये गलत है, क्योंकि चेन्नई एक कृत्रिम पतन है। कौन सा है? कृत्रिम पतन है, तो ये वाला गलत हो गया। चेन्नई पतन का पोताश्रय सबसे गहरा है, ये गलत है। चेन्नई पतन का सबसे जो पोताश्रय है ये गहरा सबसे नहीं है। पारादीप पतन का है ना, पोताश्रय सबसे गहरा है। पारादीप का पतन का पोताश्रय जो है सबसे गहरा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट गलत हुआ था, पहला सही हुआ था, यानी केवल एक यहाँ पर सही है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए जो लगाएं, करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। फिर यहाँ बात करेंगे क्या, देखिए पतन की बात करेंगे, यानी कि बंदरगाह है ना। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई होगा, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो विशाखापत्तनम होगा। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहीं पर पूछा जाता है आपसे, मोरमो गाँव बंदरगाह किस राज्य में है? मोरमो गाँव बंदरगाह, तो आंसर क्या लगाना है? मोरमो गाँव, नाम से याद रखना, गोवा है ना, गाँव गोवा। मोरमो गाँव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में, ठीक है। पारादीप बंदरगाह पूछे कहाँ, किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? और कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो नाम से याद रखना है आपको, कांडला ऐसे रखना है। देखिए पारादीप यानी कि ये है उड़ीसा में, ठीक है। ये कहाँ है? उड़ीसा में।
याद ऐसे रख लेना आपको। दीप जो है ये क्या करता है, दीप का लो जो है क्या उड़ता है ना, दीप है ना, पारादीप रिलेट करना है क्या, दीप का लो उड़ता है यानी उड़ीसा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। कांडला ये कहाँ है, गुजरात में, याद हमेशा कैसे रखना है कि रात में कांड हो गया, रात में कांड हो गया यानी कि गुजरात में, कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी ध्यान रखना है आपको, जैसे चाबहार बंदरगाह पूछा जाता है, तो चाबहार बंदरगाह कहाँ हो जाएगा, ईरान में, है ना। सीतवे बंदरगाह कहाँ है, तो म्यांमार में, ठीक है, सीतवे बंदरगाह म्यांमार में, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है, तो बृहद ट्रंक मार्ग ये कहा जाता है किसे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, तो पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा कि जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र से रिलेटेड यहाँ पर आपको याद रखना है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, पारिस्थितिकी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पूछे तो किसने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था, एजी टेंसले। नेक्स्ट है कि नदियों का उत्तर से है ना दक्षिण की और सही क्रम क्या है, तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम इसमें क्या है, चेनाब है ना, सबसे उत्तर में आएगा उधर चेनाब नदी, जो कि चेनाब नदी पर आपको जम्मू कश्मीर में जो कि रेलवे आर्च ब्रिज बना है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब नदी पर ही बना है, जिसे चेनाब ब्रिज भी कहा जाता है। तो जहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ से आइएगा उत्तर से तो चेनाब ब्रिज हो गया, फिर उधर से आइएगा इधर दक्षिण की तरफ राबी, नर्मदा, तापी और कावेरी नदी है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए पहला क्या, महासागरों की औसत लवणता 31 ग्राम प्रति लीटर होता है क्या, ये गलत है ना, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, 31 नहीं बल्कि ये 35% होता है, ठीक है। फिर क्या, मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर होती है क्या, तो क्या ये सही है, 310 ग्राम प्रति लीटर, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर क्या है, 310 ग्राम प्रति लीटर, मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है क्या, इसको देखना पड़ेगा, आप लोग भी देखिए ध्यान से। इसमें फिर आगे क्या है, मृत सागर जो है इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है, तो ये वाला आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा है। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि 31 ग्राम लिखा था, तो ये 35 ग्राम होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है मृत सागर की लवणता, इसमें क्या होगा, मृत सागर की लवणता जो होती है 310 ग्राम नहीं होती, मतलब 340 ग्राम प्रति लीटर इसकी लवणता होती है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट इस तरह से गलत हो जाता है, 340 होता है, ठीक है, क्या होता है 340 ग्राम प्रति लीटर इसकी मृत सागर की लवणता होती है, तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर क्या, मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है, ये वाला सही है ना, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है, ठीक है, इसको मिलान करिए, आंसर क्या होगा इसका, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसी से आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए केसर का उत्पादन आपको मालूम है सबसे ज्यादा कहाँ, जम्मू कश्मीर में होता है, यानी कि एक क्या हो गया, 4 हो गया है ना, एक का क्या हुआ, 4 हुआ, एक का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना, केसर का उत्पादन कहाँ, जम्मू कश्मीर में, एक का 4 ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया है, ठीक है। बाकी आप नहीं भी जानते हैं आंसर आपका आ चुका है, इस तरह से आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है, केसर का उत्पादन आप जाने, आंसर मिला लिए आगे बढ़ गए, ठीक है, 100% करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। फिर यहाँ पर आपको मिला लेते हैं, काली मिर्च कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा सबसे ज़्यादा, हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो जाएगा, और जीरा का हो जाएगा राजस्थान, जीरा राजस्थान, यहाँ भी रिलेट कर लेना है, जीरा रा से राजस्थान है ना, जीरा राजस्थान, डी का एक हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भू अस्थायी उपग्रह के बारे में कौन सा सही नहीं है, पहला क्या है,
यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर भूअस्थायी उपग्रह, ये सही है। फिर क्या इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ये भी सही है। फिर आगे क्या है कि इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये वाला गलत है। इसका कक्षीय वेग जो है ना 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता, बल्कि 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना, 8 नहीं बल्कि 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और इस उपग्रह यह उपग्रह जो पृथ्वी के तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी सही है। यानी कि सी वाला यहाँ पर गलत था, है ना, आंसर क्या हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? एम बराबर 1+d/f होता है। क्या 1+d/f होता है ना, 1+d/f। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर डी क्या है, इसको डी क्या मानते हैं यहाँ पर, जो डिस्टेंस मानते हैं 25 सेंटीमीटर माना जाता है ना। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य बताना है। देखिए पहला क्या है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये सही है। नमी युक्त वायु का घनत्व जो होता है, घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये स्टेटमेंट सही है। पहला क्या, शुष्क, फिर क्या, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है ना, ये सही है कि नमी शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में, नमी युक्त वायु में क्या होता है, ध्वनि की चाल अधिक होती है। फिर क्या, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये वाला भी सही है। ठीक है, देखिए शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में क्या है, ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्योंकि नमी युक्त वायु में क्या है, आर्द्रता है उसमें, और आर्द्रता जहाँ अधिक होगी वहाँ पर क्या होता है, वो अधिक चाल जो है अधिक होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उससे सबसे कम होता है गैस में। तो जिस तरह से ठोस जैसे बढ़ेगा, आर्द्रता जैसे बढ़ेगी, तो उसमें क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी कथन क्या हुआ, सत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगी, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और उसका जो है उसको या तो हम भी बाद में चेक कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर 100 प्रश्न में अगर गलत होती है, तो फिर हम आपको कमेंट बॉक्स में क्या पिन कर देंगे। ठीक है, तो उससे डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। कोई भी आंसर हम क्या कमेंट पे ध्यान दे करके, और कमेंट में हम पिन भी कर देते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को मिसगाइड ना हो। ठीक है, तो सभी 100 प्रश्नों का हम लोग सही सही उत्तर जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर ठोस ध्वनि के बारे में पूछा है, ध्वनि और प्रकाश के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ध्वनि क्या होता है, निर्वात में गमन नहीं करता, जबकि प्रकाश क्या है, निर्वात में भी गमन करता है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस, द्रव या तो गैस। ठीक है, सबसे अधिक ठोस में गमन करता है ध्वनि, सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद किस में, उसके बाद गैस में। ठीक है, और प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। कितनी होती है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की जो इकाई क्या होती है, मापने की इकाई, तो ध्वनि मापने की इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। याद रखना, प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ठीक है, अच्छा, प्रकाश और ध्वनि में आपसे अगर पूछा जाता है प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, और ध्वनि कौन सा है, ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, कभी ना भूले, याद कैसे रखना, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब प्रकाश परस्त यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, ध्वनि क्या होता है, 3 तरह के पर इसका जो होता है परास होती है, यानी कि आवृत्ति जो होती है, एक होता है ना कि अपश्रव्य ध्वनि होता है, एक श्रव्य ध्वनि होता है, एक प्रश्रव्य ध्वनि होता है। तो अपश्रव्य ध्वनि जो होता है वो 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, वो श्रव्य ध्वनि कहलाता है, श्रव्य ध्वनि कहलाता है। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया, वो क्या कहलाया, पराश्रव्य ध्वनि कहलाया। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? तो इंद्रधनुष बनने के लिए कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेदार है? तो इसमें देखिए परावर्तन भी है,
अपवर्तन भी है और पूर्णांतरिक परावर्तन भी है, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बारिश की बूंदें गोलाकार होती है किसी कारण? तो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल या कार में किया जाता है, क्यों किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है इसलिए कि पहिए और धुरी, क्या होता है, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र जो है कम हो, इसलिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है कि दोनों के बीच, पहिए और धुरी के बीच है ना, संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक कार का गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदल जाती है, तो इसका तुरंत क्या होता है? तो बदल गया, तुरंत बराबर क्या होता है? क्या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग क्या हो गया यहाँ पर 50 हो गया है ना, अब प्रारंभिक वेग क्या था 20 था, तो दोनों का अंतर क्या हो गया 30 है ना। लेकिन यहाँ पर क्या मीटर प्रति सेकंड में सारा आंसर दिया हुआ है ना, ये भी सेकंड में दिया हुआ है, तो सबको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 50 में से 20 गया, क्या होगा 30, 30 को क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, अंतर देखिए ये क्या अंतर निकल गया है ना, बटे में समय देंगे आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, त्वरण बराबर क्या होता है आरंभिक मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग 50 है, अब माइनस कर दिए प्रारंभिक वेग 20, यहाँ आ गया 30, और 30 को क्या मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे, यानी 5/18 से गुना कर दिए, तो इसको काटेंगे 6×5 = 30 और 6×3 = 18, ठीक है, यानी कि 25/3 आ गया। और बटे में क्या करना है, समय दे देना, आंसर आ जाएगा। तो बटे में समय पहले देते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। 25 को जब काटेंगे तो 3×8 = 24, 8 बार में कटेगा, 3×8 = 24, और फिर एक बचेगा, 3×3 = 9, दशमलव ये आ गया, ठीक है। अब बटे में क्या करना है 10 देना है, तो बटे में 10 देंगे तो एक और दशमलव इधर पीछे आ जाएगा, यानी कि 0.83 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे, फॉर्मूला बस याद रखना है। तुरंत बराबर क्या होता है v - u बटा टी, v क्या अंतिम वेग और u क्या प्रारंभिक वेग बटे में समय, है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है तुरंत, तुरंत का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है? तो अणु का कौन सा भाग नहीं है, देखिए होता क्या 3 चीजें होता है ना, किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये फोटोन नहीं होता है ना। फोटोन, फोटोन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, ये नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो नाभिक में क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करता है नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये बाहर आपको नाभिक के बाहर ये चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या ऋणात्मक होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है धन आवेशित क्या होता है कोई आवेश इस पर नहीं होता है ना, ये धन आवेशित हो गया, ये ऋण आवेशित, इस पर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का जेम्स चेडविक ने किया था। नेक्स्ट है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड है ना H2O में क्या करना है, बोला क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या यह अम्लीय प्रकृति का होगा, कैसा होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि ये H+ आयन देगा, है ना, तो ये क्या है अम्लीय प्रकृति का हो गया। और अम्लीय प्रकृति यानी कि इसका क्या होगा अम्ल होगा ना, 7 से पीएच मान जिसका कम होता है वो अम्ल होता है, जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से ज़्यादा हो गया क्षारीय हो गया, और 7 के बराबर हो गया वो उदासीन हो गया, ठीक है, तो ये अम्लीय प्रकृति होगा। यहाँ पर जल की बात करेंगे, इसका अनुभार कितना होता है, तो 18 होता है, ध्यान रखना है। और जल क्या है सार्वत्रिक विलायक है ना, सार्वभौमिक विलायक पूछे कौन सा होता है, जल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है, 0.03% होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए पहला क्या है, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, ये सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन क्या एक बहुलक है। फिर क्या प्राकृतिक रबर कोलोप्रीन है, ये गलत है, क्योंकि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है, ठीक है, ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में आया है प्राकृतिक रबर क्या होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, क्लोरोप्रीन नहीं होता, क्या आइसोप्रीन होता है, ठीक है, ये वाला गलत है।
नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये वाला सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? तो क्यूप्राइट किसका अयस्क है? तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे क्या? कॉपर, है ना, तांबा का ये अयस्क है क्यूप्राइट, है ना। इस तरह आपसे पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क होता है। थोरियम किसका अयस्क? मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है ना। गेलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है ना, गेलेना सीसा का अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है, सीने बार, है ना। ये सब क्वेश्चन रिपीट जो होते रहता है, ध्यान रखना। सीने बार किसका? तो ये पारा का अयस्क है। कैले माइन किसका अयस्क है? कैले माइन या तो केला माइन, है ना, तो किसका अयस्क है? तो ये जस्ता का अयस्क है ना, जस्ता का, ये जिंक का अयस्क है। इसको याद रखना हमेशा के लिए ऐसे आसानी से। केला संस्था है, यानी केले माइन जो है जस्ता का अयस्क है। केला संस्था है, यानी केले माइन जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड फोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताइए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्या बोला आगे पहला स्टेटमेंट में कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये गलत है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है ना, क्या होता है? काफ़ी छोटा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी ये सब सही है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, ये सही है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है एवं जिसे नाभिक कहा जाता है, ये सही है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये सही है। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो पेप्टोन तथा पेप्टाइड जो है किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा किसका? व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है पेप्टोन, और पेप्टाइड जो है व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट है अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो ये करता है मूल कोशिकाएं। कौन करता है? मूल कोशिकाएं करेक्ट आंसर है, ठीक है। अस्थि मज्जा से प्रश्न आता है क्या? आपसे पूछा जाता है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा आंसर लगाना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। पूछे डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा आंसर होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण पूछे कहाँ? तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। जैसे ब्लड होता है, तो ब्लड का आपको क्या 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। बाकी जो 45% में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। इसमें से कुछ भी पूछे, ब्लड का निर्माण या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या तो प्लेटलेट्स, ये सब का निर्माण कहाँ आंसर लगाना है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्या है? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक जो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो क्वेश्चन फिर समझिए क्या बोला कि कोशिका झिल्ली की सुरक्षा एवं लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक और वसा में घुलनशील विटामिन वो कौन सा है? वसा में घुलनशील तो ये सब है, लेकिन आरबीसी के निर्माण के लिए प्रमुख आवश्यक जो विटामिन है वो कौन सा है? तो हो जाएगा विटामिन ई, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है ना, विटामिन ई। और वसा में घुलनशील कौन है? एडेक, ए ये भी है, ए डी भी है और ई भी है, के भी है। और जल में घुलनशील कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, ठीक है। सभी विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, ध्यान रखना है। विटामिन ए सभी का याद रख, आपको याद करवाते हैं। देखिए विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, है ना। इसको याद रखना है इसे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। और विटामिन के का क्या? फिलोक्विनिन है, ठीक है। याद कैसे रखना है? रथ पर एक टॉफी, है ना, तो पर को साइलेंट रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा। देखिए रथ यानी कि रेटिनॉल और थायमिन, है ना, तो ए भी हो गया। एक से हो जाएगा विटामिन सी और डी का। एक से हो गया क्या? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का क्या होगा? कैल्सीफेरोल, है ना। रथ एक टॉफी, टॉफी लास्ट वाला क्या है? दो विटामिन याद रहेगा आपको टॉफी से, यानी कि ई का है टोकोफेरोल और के का क्या है? फिलोक्विनिन है, ठीक है। इस तरह से याद रखना, रथ एक टॉफी, ये सभी मुख्य विटामिन का रासायनिक नाम याद रहेगा आपको। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी रोग पूछेगा, विटामिन बी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और जो रिकेट्स रोग होता है या सूखा रोग, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नपुंसकता जो होती है ये होता है या तो जनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी के कारण होता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने किया था? काश्मीर फंक ने किया था। कब? 1912 में, जब बिहार
का स्थापना हुआ था, बिहार राज्य का गठन हुआ था 1912 में ही हुआ था ना, तो विटामिन की खोज भी 1912 में, ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है? तो इबोला नाम से ही पहले सुनते थे ना, इबोला वायरस है ना, तो इबोला क्या है, वायरस है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, वायरस यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन सी, वायरस करेक्ट आंसर हो गया। वायरस की खोज किसने किया था मालूम? विषाणु की खोज इवानो वास्की ने किया था, इवानो वास्की। और बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था, ल्यूवेन हॉक है ना। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको हम याद करवाते हैं साफ काम, है ना, इससे याद रहेगा आपको दोनों। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, है ना, इस तरह से याद रहेगा। एक शब्द याद रखना आपको, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है मालूम? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है आपको 5 अति महत्वपूर्ण बीमारी प्रोटोजोआ से आसानी से याद रखना है। कैसे? तो काला जार है, सोने की बीमारी है, मलेरिया है और पायरिया है और पेचिस है ना, कसम पापा की, है ना, ऐसे याद रखना है। कसम पापा की 5 अति महत्वपूर्ण बीमारी याद रहेगा, प्रोटोजोआ से होने वाला है ना। कसम पापा से क्या हो गया? कसम से हो गया काला जार, सोने की बीमारी और मलेरिया, और पापा से हो जाएगा पायरिया और पेचिस, है ना, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी है, यानी कि पुष्प नहीं होता है? तो अपुष्पी में कौन सा हो जाएगा? टेरिडोफाइटा क्या है? ये अपुष्पी है ना, अपुष्पी हो गया टेरिडोफाइटा, है ना। अच्छा, आवृत बीजी होता है, एक होता है अनावृत बीजी। तो आवृत बीजी किसको बोलेंगे? तो आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, है ना, ढका हुआ एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है? अनावृत बीजी, है ना, जिसका बीज ढका हुआ नहीं होता है ना, तो अनावृत बीजी कहलाता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म कहलाता है, ठीक है। और यहीं पर पूछा जाता है उभयचर पौधे किस वर्ग में पाया जाता है? उभयचर पौधे ब्रायोफाइटा पौधा में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्या है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सिंपल क्वेश्चन है कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है, उसमें जो पौधे सूर्य का कितना प्रतिशत ऊर्जा उपयोग करता है? तो मात्र 1% उपयोग करता है ना। आंसर क्या हुआ? 1% करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर कुछ शब्द है जो कि ध्यान रखना है। देखिए पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था पारिस्थितिकी शब्द। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो तंत्र में क्या हो जाएगा? टेंसले, तंत्र में एजी टेंसले ने दिया था, है ना, एजी टेंसले ने दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे क्या, जो खाद्य जैसे है ना 1%, इसी टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो 10% स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होता है, ये पूछा जाता है। फिर पूछा जाएगा क्या, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? लिंडमैन ने दिया था, है ना, लिंडमैन ने दिया था, ध्यान रखना है, ठीक है। और लिंडमैन जैसा एक और नाम है क्या? न्यूलैंड है, ठीक है, न्यूलैंड्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। न्यूलैंड्स क्या है? तो अष्टक नियम है, तत्वों का जो अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? तो इसका आंसर क्या है? वर्तिकाग्र, है ना। आंसर क्या हुआ? वर्तिकाग्र है, वो जो कि स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है, वो है वर्तिकाग्र, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो जोड़ों यानी कि ज्वाइंट के बीच जो होता है मौजूद द्रव है ना, जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिनोवियल। क्या कहलाता है? सिनोवियल, करेक्ट आंसर है ना, सिनोवियल कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, इनमें से कौन गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है? तो गैसों में डिफ्यूजन कौन दिखाता है? तो ये दिखाता है कमरे में परफ्यूम का फैलना, ये क्या है? गैसों का डिफ्यूजन हो गया, है ना। कमरे में परफ्यूम का फैलना, ये क्या? डिफ्यूजन कहलाता है ना, डिफ्यूजन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऑर्गेनल को उसके काम से मिलाएं, ऑर्गेनल को उसके काम से मिलाएं। तो काफ़ी आसान तरीके से मिल जाएगा ये। कैसे? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, तो सेल का पावर हाउस हो जाएगा ए का 3, है ना, ए का 3 हो गया। अब ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, है ना। फिर बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस है ना, बी का ए हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो जाएगा?
तो ये आ जाएगा बी का एक। अब बी का एक देखिए किस में, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इसमें नहीं है, ठीक है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या करेंगे, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेल का कंट्रोल सेंटर होता है ना, जीव द्रव्य यानी कि केंद्रक जो होता है, कोशिका का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है ना। तो यहाँ पर सी का 2 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो गया। बाकी चीज़ें आपको बताते रहते हैं हमेशा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, कोशिका का पावर हाउस। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एक पूछा जाता है लाइसोसोम है ना, तो लाइसोसोम क्या होता है, तो आत्महत्या की थैली पूछे किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये तीनों को खोज किसने किया था, आपको हम बताते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के पूछे खोज किसने किया था, तो ये किया था अल्बर्ट वॉन कोलिकर है ना, तो कोलिकर याद रखना है, अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था, ठीक है। फिर राइबोसोम को किसने किया था, जॉर्ज ई पलाडे ने किया था, जॉर्ज ई पलाडे। और लाइसोसोम को किसने किया था, डी दुबे ने किया था, है ना। तो याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। देखिए लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये कैसे आपको याद करवाते हैं, आत्महत्या की थैली यानी कि आत्महत्या को क्या बोलते हैं, सुसाइड है ना, तो सुसाइड उसमें 200 आ रहा है ना, सुसाइड में 200, लाइसोसोम इसमें भी देखिए 200 आएगा, तो ऐसे रिलेट कर लेना है। तो आत्महत्या की थैली तुरंत दिमाग में आएगा, सुसाइड यानी कि सुसाइड का क्या होता है, 200 आ रहा है तो लाइसोसोम हो गया। आत्महत्या की थैली किसे बोलेंगे, लाइसोसोम को। और कोशिका का पावर हाउस ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन क्या होता है, राइबोसोम में। अब पलाडे ने इसका खोज किया था। इसको देखिए लाइसोसोम की खोज में भी रिलेट कर लेना, डबल रिपीटेशन से, जैसे डी दुबे है ना, डी दुबे, ये हो गया राइबोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज किया था। लाइसोसोम रिपीटेशन से ध्यान रखना है, जैसे कि आपको लाइसोसोम सुसाइड 200 रिपीट हुआ, लाइसोसोम 200 रिपीट हुआ, और इसका खोज जो किया डी दुबे, यहाँ पर डी डी रिपीट हुआ है ना, तो डी दुबे ऐसे रिलेट करना है लाइसोसोम का, ठीक है। बाकी ये याद रहेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्बर्ट वॉन कोलिकर और राइबोसोम का जॉर्ज पलाडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौंदरानंद किसकी रचना है, तो सौंदरानंद ये किसकी रचना है, तो आंसर क्या होगा, अब अश्वघोष की रचना है, अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष किसके दरबार में रहता था मालूम है, अश्वघोष किसके दरबार में रहता था, चरक किसके दरबार में रहता था, नागार्जुन किसके दरबार में रहता था, ये सभी कनिष्क के दरबार में रहता था, है ना। याद रखना कैसे, एक शब्द याद रखना है अचानक, है ना, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये सब कनिष्क के दरबार में रहता था, है ना। तो अचानक से, और दो व्यक्ति और है जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था, वो भी पूछा जाता है, वो कौन सा, वसुमित्र और एक कौन सा है, पार्श है, वसुमित्र और पार्श। इसको याद रखना है क्या, अचानक बापू आ गए, है ना, अचानक बापू से हो जाएगा क्या, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन। अब बापू से हो जाएगा वसुमित्र और पार्श, ये भी क्या है, किसके दरबार में, तो कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है। अचानक बापू आ गए, ऐसे याद रखना, पांचों याद रहेगा आपको, ठीक है। अश्वघोष का रचना हो गया क्या, सौंदरानंद किसकी, अश्वघोष की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत जो है किसने किया था, तो वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। पहली मंजिल किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और पूछेगा कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल किसने बनवाया था, तो पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है। और ये इसमें ये शामिल नहीं है, तो कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं है। किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का है, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा, डी। गयासुद्दीन तुगलक कौन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक ही है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा ना, लिच्छवी नरेश के द्वारा स्थापित किया गया था। बीपीएससी में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ध्यान रखना है कि विश्व का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैशाली में याद रखना है, वैशाली से 2-3 प्रश्न याद रखना है। विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, वैशाली में था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में, ठीक है। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वो भी वैशाली में हुआ था ना। बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, 4 हुआ था, राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर में। तो दूसरी बौद्ध संगीति भी वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो वैशाली से 3 प्रश्न रिलेट कर लेना है। विश्व का पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली, और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ, वैशाली में हुआ। नेक्स्ट क्या है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था, तो आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था 1604 ईस्वी में। किसने किया था, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था, 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। क्वेश्चन आपका है 35, इसमें क्या है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था जैन सभा का, तो ये किया गया था पाटलिपुत्रा में। पहला हुआ था जैन सभा पूछा तो पाटलिपुत्रा, दूसरा कहाँ हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो पहला जो जैन सभा हुआ था, यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखना है। प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, 310 बीसी में हुआ था। अब दूसरा जो है जैन संगीति
ये 512 ईस्वी में हुआ था ना, 512 एडी में हुआ था, ये ध्यान रखना है, 512 एडी में। और ये काम वल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, कब हुआ था बता दिए। पहला जैन सभा पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। पहला हुआ था 310 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में, ठीक है। और पहला का अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। पहला का अध्यक्ष पूछे तो कौन था, स्थूलभद्र था, ठीक है, याद रखना स्थूलभद्र। और दूसरा का अध्यक्ष कौन था, देवार्धी क्षमा श्रवण, है ना, देवार्धी क्षमा श्रवण, है ना, देवार्धी क्षमा श्रवण से याद रखना है, देवार्धी क्षमा श्रवण, ठीक है, क्षमा श्रवण, ये था दूसरा का अध्यक्ष, है ना। वल्लभी गुजरात वाले का अध्यक्ष कौन था, देवाधी क्षमा श्रवण था, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी चीजें याद रखना है। तो ये जैन संगीति मुख्य रूप से दो ही हुआ था, पाटलिपुत्र और वल्लभी गुजरात में। और बौद्ध संगीति बता दिए तो चार जो मुख्य रूप से हुआ था, कहाँ कहाँ, तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में। अच्छा, अगर पूछे सभी का अध्यक्ष अगर पूछे बौद्ध संगीति का, तो पहला मतलब कि अध्यक्ष नहीं बल्कि किसके शासनकाल में होता, पहले वो ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसके शासनकाल में होता, पहला अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक के शासनकाल में होता, चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल से संबंधित थी। देखिए, एक होता है अष्टप्रधान, एक होता है अष्टदिग्गज, है ना, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना है। देखिए, अष्टदिग्गज देवराय, दो से रिलेट करना है, अष्टदिग्गज देवराय, है ना, यानी कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था अष्टदिग्गज, दिग्गज देवराय। और अष्टप्रधान हो जाएगा शिवाजी के दरबार में, है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक। अष्टप्रधान किसके, शिवाजी के दरबार में रहता था। शिवाजी के बारे में अगर बात करेंगे, शिवाजी का देखिए, शिवाजी का अभी लेटेस्ट करंट अफेयर आपको याद रखना है क्या, शिवाजी जो है इनका सैन्य परिदृश्य को, है ना, शिवाजी के सैन्य परिदृश्य किला जो है 12 किला को अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना। तो अभी लेटेस्ट जो है 44वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है शिवाजी के 12 किला, जिसमें कि 11 किला है आपका महाराष्ट्र में और एक किला जिंजी का किला जो है ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान यहाँ रखना है, ठीक है। चलिए, बाकी शिवाजी का जन्म कब हुआ था मालूम है, 1630, कहीं पर 1627 मिलता है, ठीक है, लेकिन 1630 सर्वमान्य है। और शिवनेरी दुर्ग में वो महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 1680 में हुआ था। शिवाजी का पिता का नाम क्या है, शाहजी भोसले। माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है इसका जीजाबाई, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है ना। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो शिवाजी ही था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 37। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन अभिलेख जो है लौरिया नंदनगढ़ से भी प्राप्त हुआ, लौरिया अरेराज से भी प्राप्त हुआ, रामपुरवा से भी प्राप्त हुआ था, यानी कि उपर्युक्त तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना, यानी अशोक का दादा था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो कि पाटलिपुत्र में मिला था वो किस चीज का बना था, तो वो लकड़ी का बना था, ध्यान रखना है, किसका, लकड़ी का बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले कौन सी घटी थी। सबका ईस्वी जानना पड़ेगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था मालूम, गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर बात करेंगे पूना पैक्ट, ये तो 1932 में हुआ था, ठीक है। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, 23 मार्च इनका है, 23 मार्च 1931, है ना, 23 मार्च 1931, ठीक है। फिर क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन ये हुआ था 26 से 31 मार्च तक हुआ था, ये 1931 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पूछा था क्या, घटनाओं में सबसे पहले कौन घटी, तो सबसे पहले देखिए 1931 वाला तो आएगा, उसमें भी देखिए 23 मार्च है, 26 मार्च है, 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च वाला पहले होगा, यानी कि गांधी इरविन समझौता, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है, तो यह बी डी सावरकर है। आंसर क्या हुआ, बी डी सावरकर करेक्ट आंसर है। बी डी सावरकर से 3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है। कौन कौन सा, देखिए, स्वतंत्र 1857 क्रांति को पूछेगा, स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था, तो ये बी डी सावरकर ने कहा था। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसने किया था, बी डी सावरकर ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो ये होगा 1853
ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग है ना। भारत का पहला वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। ठीक है, पहले ये भारत के गवर्नर जनरल था, फिर 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय बना दिया गया, जो कि 1862 तक रहा था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पूछेगा किसने लागू किया था? तो यही लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा है ना। आंसर क्या हुआ? रैयतवाड़ी प्रथा करेक्ट आंसर है। 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके कौन थे, जनक कौन थे? जैसे कि आपसे पूछा जाता है अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था और महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था, है ना। तो सब याद रखना आपको। देखिए रैयतवाड़ी का व्यवस्था का पूछे जनक कौन था? थॉमस मुनरो। कौन था? थॉमस मुनरो था। महलवाड़ी कौन हो जाएगा? हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, और सभी को याद भी करना, मालूम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे याद करते जाना है। जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस है। अस्थायी बंदोबस्त का कॉर्नवालिस है। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन का कौन है? रिप्पन है। ठीक है, याद कैसे रखना है? देखिए ये कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त और स्थानीय स्वशासन है ना, कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखिए। अस्थायी बंदोबस्त का जनक वालिस, कॉर्नवालिस। स्थानीय बंदोबस्त वालिस, बंदोबस्त वालिस। अस्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस हो गया और स्थानीय स्वशासन का हो जाएगा लॉर्ड रिप्पन, है ना। लॉर्ड रिप्पन वही है जिसके समय में जो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था। ठीक है, वही लॉर्ड रिप्पन है। फिर क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? थॉमस मुनरो। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी रिलेट करके याद रहेगा। देखिए अस्थायी बंदोबस्त 42 और स्थानीय स्वशासन हो जाएगा लॉर्ड रिप्पन। महालवाड़ी लो आ रहा है इसमें, लो महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, लो आ रहा है ना वॉइस, है ना। महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, है ना। तो ऐसे रिलेट हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा आंसर तुरंत दिमाग में आ जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, अब जैसे महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी आएगा, ऑप्शन में सब रहेगा लेकिन दिमाग में तुरंत आ जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी लो से रिलेट करना है ना, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को हो जाएगा थॉमस मुनरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1921 का मोपला विद्रोह ये कहाँ पर हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? 4 तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ? केरल में। नेतृत्व किसने किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व याद रखना है कुनिया, क्या है? कुनिया माद हाजी, कुनिया माद हाजी और अली मुसलियार ने किया था। ठीक है, मुख्य कौन थे? कुनियाहमाद, है ना, कुनियाहमाद हाजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुड डिस्पैच के बारे में सही कौन सा, ये बताना है। देखिए पहला क्या है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई बुड डिस्पैच से, तो ये सही है। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी का शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश की गई, ये गलत है ना। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये बुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी? हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने दिया था ये संज्ञा? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भाग नहीं लिया था, बाकी महात्मा गांधी, सुरेंद्र नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये बात है 1931 का। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा हुआ था 1932 में। पूछा जाता है ये भी कि किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? तो एकमात्र 1931 का, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्या है? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे मुख्य रूप से इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण देखेंगे तो अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, ये मुख्य कारण था, है ना। खलीफा जो है
खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना अंग्रेजों द्वारा एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे का मुख्य कारण था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था 1919 में, है ना। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था, मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरुआत किया था 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1919 की बात करेंगे तो जो पूछा जाता है ना कि जो काला कानून जिसको बोलते हैं वो कब आया था? तो 1919 में आया था ना। और फिर क्या हुआ? 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और खिलाफत आंदोलन 1919 है, और एक क्या है, स्वदेशी आंदोलन, वो पूछेगा तो वो कब शुरू हुआ था? 1905 में हुआ था ना, जब बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्या, बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो जो भारत में पहले आया था वही बिहार में पहले आया था, है ना। आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए, भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? पुर्तगाली, भारत आने वाला। ठीक है, मतलब कि पुर्तगाली था। अब भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वो था वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा, याद रखना है, वास्को डी गामा। ठीक है, और ये कहाँ पर आया था? तो केरल के कालीकट पर आया था। और केरल के कालीकट पर इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था, है ना। कब आया था? तो 1498 की बात है ना, 1498 में ये आया था। और दूसरी बार ये कब आया था? तो 1502 में आया था दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार ये 1502 में आया था। अब तीसरी बार पूछे तो ये 1524 में आया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो दूसरी बार कब आया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना है। ठीक है, वास्को डी गामा। ठीक है, चलिए, और भारतीयों के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने ही खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुंगेर स्थानांतरित किया था किसने? मीर कासिम ने किया था ना, तो मीर कासिम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दामन एक कोह के क्षेत्र से संबंधित है? दामन एक कोह के क्षेत्र से संबंधित है, तो कौन सा विद्रोह? ये संथाल विद्रोह है ना, संथाल विद्रोह करेक्ट आंसर है। संथाल विद्रोह बात करेंगे कब हुआ था? तो 1856 से 1855-56 में हुआ था। ठीक है, 1855-56 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था, और जो कि तत्कालीन भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, वर्तमान में झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। 51 में क्या है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो राष्ट्रपति शासन अब तक बिहार में कितनी? 8 बार लगा है ना। पहली बार पूछेगा कब लगा था? तो 1968 में लगा था पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन। और सबसे लाटेस्ट बार कब लगा था? तो 2005 में लगा था ना, राबड़ी देवी के समय। ठीक है, 2005 में। और राष्ट्रपति शासन ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 356 में, है ना। यहीं पर 3 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 352, 356 और 360, है ना। तो राष्ट्रीय आपात ये भारत में अब तक कितनी बार लगा? 3 बार लगा। ठीक है, कब कब लगा? 1962, 1971 और 1975 में लगा था। और राष्ट्रपति शासन 356 जो है अनुच्छेद, तो ये पहली बार किस राज्य में लगा था? पंजाब में लगा था, है ना। बिहार में कितनी? 8 बार लगा। वित्तीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगा? 1 बार भी नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है जिला मजिस्ट्रेट को, है ना, जिला मजिस्ट्रेट को सौंपता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है और उसका अनुच्छेद आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत, तो ये किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 136 में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत जो है अनुच्छेद 136 में है। फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो ये अनुच्छेद 129 में ही कहा गया है ना, 129 में। और सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ये हो जाएगा 127 में, है ना, अनुच्छेद 127 में। और सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये हो जाएगा अनुच्छेद 131 में। किसमें? अनुच्छेद 131 में होगा सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, है ना। इस तरह से मिलाइएगा तो क्या होगा, ए का 4 है ना, तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4 2 1 3, ऑप्शन सी में, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है? तो केंद्र सरकार, है ना, का प्रावधान, एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार का प्रावधान है भाग 5 में। ठीक है, और राज्य सरकार के बारे में किस में दिया हुआ है? तो भाग 6 में। ठीक है, और यहीं पर केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ देता तो केंद्र शासित प्रदेश है भाग 8 में। ठीक है, तो तीनों चीज ध्यान रखना है, केंद्र हो गया भाग 5, राज्य के बारे में भाग 6, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे तो ये भाग 8 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? है क्वेश्चन नंबर 55।
वित्त आयोग में शामिल है। तो वित्त आयोग में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होता है। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य करेक्ट आंसर है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है ये करता है राष्ट्रपति, है ना। केंद्र में वित्त आयोग का गठन जो होता है राष्ट्रपति करता है, कितने? 5 वर्षों के लिए, ठीक है। वहीं पर राज्य वित्त आयोग गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है, वो भी 5 वर्षों के लिए करता है, ठीक है। वर्तमान में भी वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी? तो अरविंद पनगड़िया है। करंट अफेयर में याद रखना है, अरविंद पनगड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज व्यवस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, है ना। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े, तो यानी कि पहले कौन सी समिति आई थी पंचायती राज से, उसके बाद आई, उसके बाद कौन सा आई, इस तरह से बताना है आपको। तो एल एम सिंघवी समिति, ये 1986 की बात है ना, जब भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। एल एम सिंघवी समिति। फिर क्या? अशोक मेहता समिति, ये आया था कब? 1977 में, है ना। और फिर क्या? जी बी के राव समिति, ये कब आया था? ये 1985 की बात है। कब? 1985। और ये बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? 1957 वाला होगा, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति वाला होगा ना। तो डी पहले होगा, है ना। तो डी इसमें नहीं है, पहले इसमें नहीं है, उसके बाद क्या है? यहाँ इसमें है डी, और डी के बाद कौन सा आएगा? तो 1957 के बाद आएगा 1977, ठीक है, यानी कि बी। डी के बाद बी, उसके बाद आएगा 1985 सी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना है आपको। क्या? जो पंचायती राज अभी वर्तमान में कौन सा मालूम? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने भारत में है, ठीक है। तो द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता ने दिया था, ठीक है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो भाषाई और धार्मिक आधार पर परिभाषित किया गया है, ठीक है। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसमें से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, मात्र 2 वर्ष रहे थे, 2 वर्ष से भी कम रहे थे ये राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे थे। नेक्स्ट क्या? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे, ठीक है। MC सीतलवाड़ काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न एक और याद पूछा जाएगा। देखिए, प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो MC सीतलवाड़। भारत के पहले महान्यायवादी अगर पूछे तो भी कौन होगा? MC सीतलवाड़ ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्तियों में से संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। तो कौन सा अधिकार इसमें प्राप्त है? देखिए, विधायी शक्ति अभी प्राप्त है, और कार्यपालिका शक्ति भी, न्यायपालिका शक्ति भी। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 61 में क्या है कि गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये सही है। फिर क्या? 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ये भी सही है। दोनों सही है। आंसर क्या हुआ? सी करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है। कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले 1969 में हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। नेक्स्ट क्या? निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन समिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो भारतीय भुगतान संतुलन समिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, निम्न उपायों में से कौन सा? तो कौन सा? निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ये भुगतान संतुलन के लिए नहीं है। इससे क्या हुआ? भुगतान संतुलन और क्या हुआ? अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। निर्यात पर जब कर अधिक कर लगा देंगे। बाकी ये सब सही है कि आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, ये सही है। रुपयों का अवमूल्यन करना है, सही। आयात पर अधिक कर लगाना, ये सही है ना, भुगतान संतुलन में। ये डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्या है? रेपो रेट क्या कहलाता है? देखिए, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होगा? जो RBI अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर उधार देगा, है ना। तो आंसर यही हो गया, जिस ब्याज दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यहीं पर इसका उल्टा कर देंगे जब, कि जिस ब्याज दर पर RBI, है ना, रिजर्व बैंक, जब वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है ना, तो वो हो जाता है कि रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। RBI के वर्तमान गवर्नर अभी कौन है? संजय मल्होत्रा, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसमें क्या बोला? सब जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। तो 1 का 4 हो जाता है ना। तो 1 का 4 देख लेंगे किस ऑप्शन में है। देखिए, 1 का 4 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में,
और सीबीआई की स्थापना आपको याद करवाते थे कई बार, है ना। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुआ था, यानी कि डी का 2, है ना। कई बार कैसे याद करवाएं, तो 1963 से जब भी आता है 2-3 प्रश्न आपको रिवीजन करवाते हैं। देखिए सीबीआई, है ना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। इसलिए ये वाला आपको हम याद करवाते हैं, इसलिए डी का क्या हुआ? 2 हुआ। अब डी का 2 किस ऑप्शन में अब दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से क्या है, अगर कुछ चीज़ें भी याद है तो आपको आसानी से आंसर मिल जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं क्या, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये 1964 की बात है। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की स्थापना 1956 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हुआ? सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 65। देखिए निम्न युग्मों पर विचार करें। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए वानिकी और मत्स्य पालन आता है, ये सही है। द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन आता है, ये गलत है, क्योंकि ये भी है ना प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। खनन एवं उत्खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का ही भाग है। ठीक है, फिर तृतीय क्षेत्र में रियल एस्टेट आता है, ये सही है। और चतुर्थ क्षेत्र में तकनीकी कौशल आता है, ये सही है। यानी कि सही कौन कौन सा? 1, 3, 4, है ना। तो 1, 3, 4 किस में है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ की गई थी? तो पहली बार ये हुआ था कब? 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। जब कब? उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड कब अलग हुआ था? 2000 ईस्वी में ही अलग हुआ था। उसी समय रिलेट कर लेना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है नीति भारत में पहली बार 2000 ईस्वी में ही आरंभ की गई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है ना। सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए पहला क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है, ये तो सही है। ठीक है, वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फिर क्या है कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो CSO था, उसको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, है ना, जो कि NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना किया है, ये भी सही है। ठीक है, क्या हुआ था? पहले जो CSO और NSSO इसको मिलाकर क्या कर दिया गया? NSO की स्थापना कर दिया गया। तो ये दोनों सही है स्टेटमेंट। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 68। इसमें क्या? निस्पंद स्फीति यानी स्टेगफ्लेशन जो कहते हैं, तो स्टेगफ्लेशन की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो स्टेगफ्लेशन में क्या होता है कि शून्य आर्थिक समृद्धि और उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी भी बहुत अधिक हो जाएगी और वस्तुओं की कीमत में भी बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी और शून्य आर्थिक समृद्धि होगा, यानी कि पूरी तरह से स्टेगफ्लेशन इसे कहा जाता है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। पटना में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। पटना पूछे पीर अली हो गया। ऐसे बिहार में मुख्य रूप से किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर से पूछे कुंवर सिंह ने किया था। या तो पटना से भी कभी पूछा और पीर अली ऑप्शन में नहीं रहे, तो आंसर क्या लगाना? वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो पटना से यहाँ पर दिया पीर अली, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो ये 12 दिसंबर 1928 को आया था। साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। भारत पूछे कब आया था? तो 1928 ही आंसर लगाना है। साइमन कमीशन का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था, है ना, जिसको लाठी डंडे से पुलिस द्वारा पीटा गया था, फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, तो वहीं से रेट करना है। उनकी लाठी डंडे से पीटने से मृत्यु हुई थी, तो उनको क्या है कि पूरा भारत क्या हुआ? अनहैप्पी हो गया था ना। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय है। नेक्स्ट क्या है? मुंगेर के बढ़ैया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बढ़ैया ताल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, है ना। बकास्त भूमि की वापसी की मांग करेक्ट आंसर है। मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। नेक्स्ट क्या? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1934 में हुआ था। ठीक है, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना 1934 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव सिंह थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, ध्यान रखना है। और इसका सचिव पूछेगा तब जयप्रकाश नारायण आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या? बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। देखिए श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों से एक दो प्रश्न अभी और हम आपको बताते हैं। क्या मालूम? जैसे देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके प्रथम सत्याग्रही भारत में अगर पूछा जाता है तो कौन होता है? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त है ना, ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। तो ये हो गया केंद्र में। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा सत्याग्रही कौन था? आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और एक है ब्रह्मदत्त। यही पूछा जाता है आपको बिहार में, है ना, पर पहले सत्याग्रही कौन था? बिहार में पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह कौन है मालूम? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये श्री कृष्ण सिंह ही थे, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही बिहार में कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे, AN सिंह, यानी AN सिंह, जो AN कॉलेज है इन्हीं के नाम पर है ना, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजें, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही बिहार में श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही बिहार में कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक है। वहीं पर ये प्रश्न आया है कि बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन 1937 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पर जो है दो नाम, यहाँ पर भी आपको याद होगा। तो जो भारतीय संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्या? बिहार का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है निम्न में से कौन सा है? तो 74 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीपल, ठीक है। देखिए सभी राज्यों का राजकीय वृक्ष जो है आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया, बहुत अच्छे से आप उसको याद कर सकते हैं, मैप के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको टेलीग्राम से क्या है, आपको यहाँ पर इसका PDF भी जो आप नहीं ले पाए हैं, जो लोग दूर रहते हैं पटना से, उसका PDF भी आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे PDF क्या है, एडुटेरिया की तरफ से ऑनलाइन लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा आपको, मात्र 99 रुपये में सभी टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सभी टेस्ट यानी कि जो ये 15 अभी 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 15 टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट है वो तो मिलेगा, साथ में इससे पहले जो 10 टेस्ट हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, यानी टोटल 25 टेस्ट आपको मात्र 49 रुपये में, सभी का क्वेश्चन पेपर और सभी का सोल्यूशन PDF आपको हिंदी में, चाहे हिंदी में, अंग्रेजी में चाहिए अंग्रेजी में, है ना, सभी चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगा मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और बाकी टेलीग्राम से जुड़ने में जैसे समस्या होगी तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर जिनको चाहिए वही मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 798 764 और 3387, ठीक है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बिहार दरोगा का भी जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट चाहिए सभी आपको उपलब्ध है, मात्र कोई भी एक सीरीज लेंगे, चाहे डबल स्टार हो गया, चाहे खाकी सीरीज हो गया, किसी भी, मात्र 49 रुपये में, ठीक है। सभी चीज़ मिल जाएगा, टोटल PDF, यानी कि जैसे किसी में 20 PDF है, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन PDF भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे क्या होता है मालूम? इससे क्या होता है, आपको कहीं परेशानी नहीं होती, पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। कहीं पर आपको क्या है, फ्री में आपको एक मिल भी जाता है, ठीक है। तो आपको क्या है, वहाँ नज़र बनाए रखना पड़ता है, कभी लेट से दिया, कभी कल दिया, कभी परसों दिया, कभी नहीं दिया, ठीक है। तो आप इंतजार करते हैं, आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब होती है। तो जैसे आपको उदाहरण है, समझाए थे ना एक बार, जैसे कोई मेला देखने जाता है ना, तो मेला देखने गया तो कोई क्या करता है, बाइक बाहर लगा दिया फ्री में, ठीक है। तो उसका ध्यान क्या बाइक पे रहता है, कोई 10 रुपये लगा के वो क्या पार्किंग में लगा दिया, तो वो क्या मस्ती से मेला घूमता है, ठीक है, आनंद से बेफिक्र होकर, कोई टेंशन है। कभी कभी कहता है बाइक गायब भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर पेमेंट अगर करते हैं तो आपको बेफिक्र टेंशन मुक्त होकर सभी PDF आपको अपना हो जाता है ना। जैसे लोग क्या है कि सभी लोग फ्री में ही रहेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। कई लोग ऐसे हैं जो कि एडिटोरिया में 1250 रुपये देकर है ना टेस्ट यहाँ खरीद रहे हैं, यही चीज़ है। 1250 ऑफलाइन में इसका चार्ज कितना था, 1250 था, और ऑनलाइन में कितना, 500 रुपये इसका, 499 है ना, 500 रुपये इसका चार्ज था, ठीक है। तो इसलिए ये सब आप ध्यान रखते हुए जिनको चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बताया था, राजकीय वृक्ष, यहाँ पर क्या हो गया, पीपल। क्वेश्चन नंबर आपका है 75। बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? तो क्या बोला, बिहार में प्रवेश करने से पहले के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? तो इसका आंसर क्या लगाइएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, 5 जिला करेक्ट आंसर है, ठीक है, 5 जिला करेक्ट आंसर है। रही बात क्या गंगा की अगर बात करेंगे तो गंगा नदी की जो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे, गंगा नदी हो गया, भारत की राष्ट्रीय नदी पूछे, गंगा नदी हो गया, भारत सबसे लंबी नदी यानी कि 2525 किलोमीटर है। बिहार में कितने किलोमीटर ये बहती है गंगा नदी, 445 किलोमीटर। कितने जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी बिहार में, तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को मिलान करें, तो इसको मिलान करना है। तो देखिए क्या बोला कि कर्मनाशा बिहार की नदियां हैं और संगम बिंदु यानी गंगा के साथ, ये गंगा के साथ कहाँ मिलती है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कर्मनाशा जो नदी है गंगा में कहाँ मिलती है, चौसा के पास, कहाँ, चौसा, है ना, एक का 4 हुआ। फिर क्या हुआ, बूढ़ी गंडक, ये कहाँ मिलती है, तो ये खगड़िया के पास मिलती है ना, खगड़िया में। अब गंडक नदी ये कहाँ मिलती है, तो ये सोनपुर में मिलती है। और कोसी नदी कहाँ मिलती है, तो ये कुर्सेला के पास मिलती है, कहाँ, कुर्सेला, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ आंसर, एक का
4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3, है ना। 4 1 2 3, ठीक है। 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 77, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इसमें मिलान करने से पहले क्या है, सबसे आसान कौन सा है? सोना, है ना। सोना का सबसे जो उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है जमुई, डी का 3। अब डी का 3 देखिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। सोना का हो गया, और उसके बाद पायराइट का भी मिला देंगे। पायराइट का हो जाएगा आपको कहाँ? रोहतास। पायराइट का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो रोहतास। 1 का 2 किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी चीजें मिला लीजिए। गेलेना, यानी कि शीशा का ये अस्क है, तो गेलेना सबसे ज्यादा कहाँ? बांका में होता है शीशा, ठीक है। और एस्बेस्टस कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुंगेर, है ना। एस्बेस्टस हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने। मुंगेर में आपको क्या मिलेगा? भीम बांध, है ना। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है, ठीक है। जम्मू में आपको क्या मिलेगा? तो जम्मू में आपको ध्यान रखना है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है ये आपको जो कि रामसर साइट में शामिल है, तो जम्मू में ही मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 24 20 10, है ना, ध्यान रखना। 24 20 10 और 27 31 15, 27 31 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 करेक्ट आंसर क्या है? 1/3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और एक चीज और 1/3 से रिलेटेड याद रखना है, क्या मालूम? राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है मालूम? तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और 40 से कम भी नहीं होगा, ठीक है। 40 से कम भी नहीं होगा, ध्यान रखना है। और 1/3 से अधिक नहीं होगा, यह अनुच्छेद 171 में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह थे। कौन थे? श्री राम दयालु सिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया था किसने? भेल। किसने किया है? भेल ने किया है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, है ना। कहाँ पर है? आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? कौन सा संगठन रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो किस भारतीय संगठन को मिला है? तो ये एजुकेट गर्ल्स को मिला है। याद रखना है, एजुकेट गर्ल्स 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एजुकेट गर्ल्स को मिला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था मालूम? पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे है, जो कि आचार्य विनोबा वही है जो कि पहले सत्याग्रही भी थे। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन तमिलनाडु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन तमिलनाडु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है कौन? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया? 2011 में 44 था, 2023 में ये कितना हो गया? तो ये हो गया है 25, है ना। आंसर क्या हुआ? 25 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है, तो ये हो जाएगा आंसर क्या? विश्वजीत सहाय। क्या होगा? विश्वजीत सहाय करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, रक्षा लेखा महानियंत्रक हो जाएगा विश्वजीत सहाय। लेकिन यहीं पर पूछेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, सीएजी वर्तमान में भी कौन है?
तो वो कौन है? संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति है ना। एक है संजय मल्होत्रा, वो तो आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखना दोनों को एक साथ। तो संजय मूर्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहीं पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखना, दोनों चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन बन गए? तो ये बने हैं इलम पर्थी अबल पुंडुरई रवि कुमार, है ना। ये है आपका 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर है इलम पर्थी अबल पुंडरई रवि कुमार, याद रखना अबल पुंडई रवि कुमार। नेक्स्ट क्या? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में गलत कथन आपको पूछा है। तो पहला क्या? देखिए, इससे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ये सही है। इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है, ये सही है। नेक्स्ट क्या आगे कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हुआ? उपर्युक्त में से कोई नहीं गलत है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88। क्या किस मंत्रालय ने 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया कौन? रक्षा मंत्रालय। किसने? रक्षा मंत्रालय करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहीं से करंट अफेयर याद रखना आपको। 2025-26 बजट के अनुसार सबसे ज्यादा राशि जो है किस मंत्रालय पर आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड राशि आवंटित किया गया, 6.81 लाख करोड़ रुपया, है ना। 6.81 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया रक्षा मंत्रालय पर, ठीक है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट के चर्चा में रहा वीलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वीलो नामक क्या है? एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 38वां कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में किया गया था। तो 90 का क्या होगा? डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो खेल है ना, कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है, 2025 में, और 2027 में होगा 39वां। तो 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 में कहाँ होगा? तो मेघालय में होगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरह आपको बड़े खेल का भी याद रखना है सभी, जैसे ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? देखिए, ये सब आपको हम रेगुलर बताते हैं, ठीक है, बिहार दरोगा क्लास में बताते हैं आपको। तो इसलिए आपको सरसरी निगाहों से सुनना, आपको फास्ट यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। देखिए, ओलंपिक 2024 और 28 वो क्या है? 24 और 28 में जो चल रहा है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, और 2022 और 26 में जो चल रहा है वो शीतकालीन ओलंपिक है। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 वाला कहाँ हुआ था? पेरिस में। और 2028 में कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। और जो शीतकालीन ओलंपिक है 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और 2026 कहाँ होगा? तो इटली में होगा, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ? इटली में होगा। फिर बात करेंगे क्या? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। और होगा कहाँ? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में 2026 में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 कहाँ होगा? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। कहाँ? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह आपको आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 2027 में कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है, देखिए, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ये सभी है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में 2025-26 के कार्यकाल के लिए चुना गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 में, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। K2-18b, इसका नाम क्या है? K2-18b करेक्ट आंसर है ना, K2-18b। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, इसमें क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो डी गुकेश को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है।
तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला था, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक डी गुकेश था और एक कौन था, एक है आपको डी गुकेश हो गया, और एक है मनु भाकर निशानेबाजी में मिला था, एक है प्रवीण कुमार को जो कि हाई जंप यानी कि ऊंची कूद से संबंधित है, यानी एथलेटिक्स से, पैरा एथलेटिक्स से, ठीक है, प्रवीण कुमार। और एक है कौन, हरमनप्रीत सिंह है जो कि हॉकी के कैप्टन थे ना। तो ये 4 लोगों को मिला है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार। तो 4 लोगों को मिला था, डी गुकेश को 17 मिला था, ये सही है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में दिया गया था, ये भी सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है इसको, है ना। जो अर्जुन पुरस्कार पूछेगा आजीवन श्रेणी में किसे मिला था, मुरलीकांत पेटकर को मिला है। सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मनु भाकर को क्या मिला था, अर्जुन पुरस्कार नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये वाला 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन चयन करना है। पद्म पुरस्कार 2025, तो इसमें बात करेंगे क्या, देखिए श्री दुब्बर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, सही है ना। पद्म विभूषण अवार्ड जो है 7 लोगों को दिया गया था 2025 में, ठीक है। फिर क्या है, 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड दिया गया, ये भी सही है ना, ये दोनों सही है। फिर क्या, पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था। तो देखिए 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत तो मिला था, ये सही है, लेकिन 25 महिला नहीं बल्कि 23 महिलाओं को दिया गया था। कितना, 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया 2025 में। ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना। तो पूछा था गलत कौन सा, यही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना, 94 का सी हो गया, ठीक है। फिर क्या, पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 लोगों को, 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, ये भी सही है ना। 7 लोगों में कौन है, तो एक पद्म विभूषण है शारदा सिन्हा, एक पद्म भूषण है जो किसको मिला, सुशील मोदी को, 5 पद्मश्री है जो बिहार वाला है, कतई जहर प्रश्न है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। नाम जो बोल रहे हैं, नाम काफी महत्वपूर्ण है। कौन, शारदा सिन्हा पद्म विभूषण और सुशील मोदी पद्म भूषण। अब 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला, वो कौन कौन से है, तो हेमंत है, नाम से याद रखना बस, हेमंत, नित्यानंद, और एक है कौन, क्या है, भाव सिंह, भवेश ऐसे नाम है, तो भावेश सिंह है, और एक है आपका मिल जाएगा, एक आचार्य किशोर कुणाल है, एक है निर्मला देवी है ना, जो कि सुजनी कला के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुने। तो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, तो इसमें सत्य कथन क्या, देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये भी सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है, ये भी सही है ना, 21.76%, यानी उपर्युक्त सभी सही है, आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, इसमें क्या है, बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए है ना, 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर क्या है, बिहार का स्थान है दूसरा, है ना। अब पहला स्थान कौन सा है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्या है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण सहित कुल वनावरण, बिहार में बात कर रहे हैं, ये क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो ये है कितना, 9902.66 वर्ग किलोमीटर है ना, 9902.66 वर्ग किलोमीटर करेक्ट आंसर है। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किस जिला में किया जाएगा, तो किस जिला में किया जाएगा, ये गोपालगंज में किया जाएगा, ठीक है। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिला में, तो गोपालगंज जिला में किया जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है, तो गोपालगंज का ही है, ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 100 कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय, तो घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। तो घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, राजगीर में मिलेगा। कहाँ, राजगीर करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको सभी 100 प्रश्न बता दिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, और आगे भी आपको फुल लेंथ टेस्ट का सभी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सभी वीडियो हम आपको यहाँ पर अपलोड कर दें, ताकि सभी प्रश्न आप जो सभी टेस्ट है आप आसानी से सभी का आंसर
सब जान सकें और सभी प्रश्न को आपको आसानी से सभी फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।